अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब ये फिर से जो है जारिफ़ की तैयारी के लिए जो है फ़िलिप के हिट्टी के चैप्टर्स को मैं थोड़ा सा और वज़ाहत करके और ज़्यादा एक्सप्लेन करके जो है इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये डिमांड आ रही थी कि फ़िलिप के हिट्टी पूरी पढ़ाओ या उसके चैप्टर्स को पूरा पढ़ाओ। तो मैंने जो इसके अंदर लाइंस लिखी हैं ये एज़ इट इज़ फ़िलिप के हिट्टी की लाइंस रखी गई है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एज़ इट इज़ इसकी लाइन के बन जाते हैं। हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे हैं जो बिल्कुल इसकी लाइन से बनते हैं, तो इसलिए ये एज इट इज़ लाइन इसी की रखी गई है, ये मेरी अपनी लैंग्वेज नहीं है। तो ये पहला चैप्टर है द अरब एज सेमेटिक रेस। तो इसको पढ़ते हैं। ऑफ ऑल द लैंड्स कंपेरेबल टू अरेबियन इन साइज एंड ऑल द peoples approaching the Arabs in historical interest and importance, no country and no nationality have perhaps received so little consideration and study in modern times as have Arabia and the Arabs. इतना बड़ा लैंड होने के बावजूद, जैसे कि साइज़ में और यहाँ के लोगों की एक जो तारीख़ रही है वो काफ़ी दिलचस्प तारीख़ रही है, उसके बावजूद भी जो है अरब और अरेबिया के बारे में बहुत ही कम मॉडर्न टाइम में जो है पढ़ा लिखा गया है। और ये जो कंट्री है, ये जो कंट्री है, ये 1/4 एरिया है यूरोप का और 1/3 जो है ये एरिया है किसका, अमेरिका का। एंड व्हाट इज़ नोन अबाउट इट इज़ आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू व्हाट इज़ अननोन। और जिन चीज़ों को भी जाना गया है और जो चीज़ें नामालूम हैं अरब के बारे में, उसके मुकाबले में ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। यानी कि जिसको हम जानते हैं और जो गैर मालूम, यानी गैर मालूम चीज़ों का जो अहाता है वो ज़्यादा बड़ा है, यानी कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। वी आर बिगनिंग टू नो मोर, और अब जो है हम फिर से और जानना इसको शुरू कर रहे हैं। कंपैरेटिवली स्पीकिंग अबाउट आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन देन वी डू अबाउट मोस्ट ऑफ अरेबिया। यानी कि आर्कटिक और अंटार्कटिक अगर हम इसको नक्शे में देखें तो ये कितना दूर है, और मतलब कौन सा इलाका है, ग्लोब पर देखें तो बिल्कुल ऊपर का इलाका है ये अंटार्कटिक और आर्कटिक। हम इसके बारे में जो है अरब के बजाय इसके बारे में ज़्यादा जानने लगे हैं, जबकि अरब जो है वो एक ज़मीन की बिल्कुल वुस्ता यानी कि दरमियान में है। उसके बावजूद भी हम उसके बजाय, यानी जो वो करीब है उसके बजाय हम जो बईद चीज़ें यानी दूर की, उसके बारे में ज़्यादा जानने लगे हैं। In medieval times, Arabia gave birth to people who conquered most of the then civilized world। यानी कि अहद वुस्ता में जो अरेबिया था उन्होंने ऐसे लोगों को जन्म दिया जिन्होंने जो बहुत ज़्यादा, मतलब जो उस टाइम की सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग माने जाते थे, उन लोगों को जन्म दिया। एंड टू अ रिलीजन, जिन्होंने मतलब सिविलाइज वर्ल्ड को फ़तह कर लिया, सॉरी, हु कॉन्कर्ड, जिन्होंने सिविलाइज वर्ल्ड को फ़तह कर लिया। एंड टू रिलीजन इस्लाम, और फिर इस्लाम को फैलाया, और जिसके मानने वाले आजकल दुनिया में जो है वो कम से कम 246 मिलियन लोगों से कम नहीं है, ठीक है। और जो कि तकरीबन तमामी नस्लों से और अलग अलग, यानी 9 डिफरेंट क्लाइम्स, यानी कि अलग अलग जगहों से हैं। यानी कि कहने का सेंस ये है कि दुनिया के हर खित्ते में मुसलमानों को देखा जाता है, यानी कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है। और हर 8वां पर्सन जो है वो मोहम्मद का फॉलोअर है, और जो अज़ान होती है वो पूरे 24 आवर्स अ डे, यानी कि दिन में 24 घंटे वो कहीं ना कहीं पुकारी जा रही होती है। और एनसर्कल द लार्जर पोर्शन ऑफ द ग्लोब इन इट्स वार्म बेल्ट, मतलब यही है, ठीक है। अराउंड द नेम ऑफ द अरब ग्लीम्स दैट हालो विच बिलोंग्स टू द वर्ल्ड कॉन्करर। और अरबों के यानी कि एक हाला टाइप का है, जो कि मतलब ये उन लोगों की निशानदही करता है जिन्होंने कि दुनिया को फ़तह कर लिया। विद इन अ सेंचुरी आफ्टर देयर राइज, यानी कि बस एक सदी के अंदर ही अंदर उनके उभरने के बाद जो है इन्होंने जो है एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम कर ली। और सिर्फ सल्तनत ही कायम नहीं की, बल्कि बहर ओकियानूस यानी कि अटलांटिक ओशियन से लेकर जो है चाइना तक जो है इन्होंने अपनी सल्तनत कायम कर ली। और यानी कि जो उस टाइम की रोमन एम्पायर थी उससे भी बड़ी, यानी कि उससे बड़ी, यानी कि जिस टाइम पे इस्लाम जो है ज़हूर पजीर हुआ था उस टाइम सबसे बड़ी हुकूमत या जो पावर से कह सकते हैं वो रोम पावर थी। तो जब मुसलमानों ने जो कायम की तो वो उससे ही बड़ी की। इट वॉज़ नॉट ओनली एन एम्पायर दैट द अरब्स बिल्ट बट कल्चर एज वेल, heirs of the ancient civilization that flourished on the bank of the Tigris and Euphrates। तो ये जो थी सिर्फ एक इन्होंने जो है सिर्फ एक एम्पायर ही नहीं बल्कि बनाई है, बल्कि क्या किया है इन्होंने कल्चर एज वेल, यानी कि तहज़ीब के भी नमूने बनाए हैं। और
एक ऐसी तहज़ीब बनाई, यानी कि जो कि टिग्रीज़ और यूफ्रेटिस दरिया फ़ुरात के किनारे तक फैली, इन द लैंड ऑफ नाइल, और फिर क्या दरियाए नील, और कहाँ तक, द ईस्टर्न शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी, तो जो मेडिटेरेनियन सी है उसके शोर तक। लाइक वाइज ऑब्जर्व्ड एंड असिमिलेटेड द मेन फीचर्स ऑफ द ग्रेस और रोमन कल्चर, और जो यूनानी और रोमन कल्चर जो था उसके मेन फीचर को इन्होंने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, मिला लिया, और उसके साथ साथ मतलब इस्लामी तहजीब को लेकर ये लोग उभरे। एंड acted as a medium of transmitting medieval Europe many of those intellectual influences which ultimately resulted in an awakening of the Western world and in setting it on the road towards its modern renaissance। और जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें थे, ये जो उस टाइम की जो मुसलमानों की अहम चीज़ें थी, उसको क्या इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचाया। नो पीपल इन द मिडल एजेस कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन प्रोग्रेस सो मच एज डिड द अरेबियन एंड द अरबिक स्पीकिंग पीपल्स। यानी कि जो मिडल एजेस में, यानी जो वो टाइम था कि जितना कि अरेबिया और या अरब बोलने वाले लोगों ने जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है प्रोग्रेस में, तरक्की में, उतना किसी और ने नहीं किया। The religion of the Arabia after Judaism and Christianity is the third and latest monotheistic religion। यानी कि क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म के बाद जो है वो सबसे बड़ा मज़हब जो है ये, यानी कि तीसरा जो है ये इस्लाम बना। हिस्टोरिकली इट इज़ एन ऑफ शूट ऑफ दीज अदर टू एंड ऑल ऑफ फेथ इट कम्स नियरेस्ट टू बीइंग देयर नेक्स्ट ऑफ किन, ऑल थ्री आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वन स्पिरिचुअल लाइफ द सेमेटिक लाइफ। यानी कि ये तीनों ही इस्लामी कहलाते हैं और इनको उन्हीं का ही जो है ऑफ शूट, उनकी ऑफ शूट मानी जाती है या फेथ में, यानी कि उसी एक जो चेन होती है ना, उसी से निकल कर ये सब सामने आए हैं। अरेबिक लैंग्वेज टुडे इज़ अ मीडियम ऑफ डेली एक्सप्रेशन फॉर सम 45 मिलियन पीपल। ठीक है, 45 मिलियन पीपल का आज जो है वो रोज़मर्रा की बोलचाल जो है वो अरबी ज़बान है। फॉर मैनी सेंचुरीज इन द मिडल एजेस इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड कल्चर एंड प्रोग्रेसिव थॉट थ्रू आउट द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। और जितनी भी उस टाइम की जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड था, यानी कि जो तहजीब याफ्ता वर्ल्ड था, उनकी जैसे कि आज ज़रिए तालीम अंग्रेज़ी है उन तमाम लोगों की, यानी जैसे कि बड़ी बड़ी चीज़ें साइंस इंजीनियरिंग और ये सारी चीज़ें जैसे अंग्रेज़ी में पढ़ाई जाती है, उस टाइम पर जो है अरबी जो ज़बान थी वो इनकी मीडियम ऑफ स्टडी थी। Between the 9th and the 20th century, more works, philosophical, medical, historical, religious, astronomical, and geographical, were produced through the medium of Arabic than through any other tongue. Its alphabet next to Latin is the most widely used system in the world। और 9वीं सदी से और 12वीं सदी के बीच तक, मतलब ये कह सकते हैं कि 9वीं से 12वीं सदी तक जो सबसे ज़्यादा वर्क फिलोसफिकल, मेडिकल, हिस्टोरिकल और जो भी इसमें आगे हैं जिक्र हैं, वो तमाम जो हैं वो उसी दौर में हुए, यानी कि वो अरब के ही दौर में हुए हैं और वो सब अरबिक ज़बान में हुए हैं। और आज यानी कि जो अरबी के जो अल्फ़ाबेट है, यानी कि अलिफ बा ता सा, ये जो है लैटिन यानी कि जो ABC होते हैं, इसके बाद सबसे वाइडली यूज जो है इसी के अल्फ़ाबेट हैं। अगर जैसे कि हम फ़ारसी देख लें और पश्तू देख लें या उसके अलावा उर्दू देख लें, तो इनके अल्फ़ाबेट्स इनसे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। मॉडर्न एक्सप्लोरेशन, क्लासिकल यूरोप, न्यू साउदर्न अरेबिया, हेरोडस अमंग अदर मेंशन इट्स वेस्टर्न कोर्ट। तो जो हेरोडस है, जो कि फादर ऑफ द हिस्ट्री माना जाता है, क्लासिकल यूरोप जो थे वो साउदर्न अरेबिया यानी कि स्पेशली जो यमन वगैरह का एरिया होता है उसके बारे में जानते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, द चीफ इंटरेस्ट ऑफ द ग्रीक एंड रोमन्स ले इन द फैक्ट दैट द साउथ अरेबियन इनहेबिटेंट द फ्रैंकिंसेंस एंड स्पाइसेस, यानी कि लोबान और जो वहाँ मसाले वगैरह हुआ करते थे, उनका इंटरेस्ट इसकी वजह से वो लोग जो है साउदर्न अरेबिया को जानते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये लोग जो हैं इसको भूल जाते हैं, यानी कि जो इन्होंने जो इसके बारे में जो भी इसके बारे में जाना था, लेकिन जो मॉडर्न लोग होते हैं वो भूल जाते हैं। तो इसके बाद पीछे ये एक लाइन रह गई है कि इनका जो मेन इंटरेस्ट था ना, ये तो ये मसाले और लोबान था, प्लस ये कि जो अरब की जो लैंड थी वो इंडिया और सोमालीलैंड के बीच में पड़ती थी, जो कनेक्ट करती थी एक दूसरे को। बहरहाल अब इसको फिर से इन्होंने ऐसे शो किया है कि जैसे पहले जो अरब के बारे में पढ़ा गया था वो सब अब सब मतलब भूल गए हैं या उतने
रसाई में नहीं है, तो इसलिए फिर से हमें जो है मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, मतलब मॉडर्न तरीके से जो है अरब ज्ञान पढ़ना पड़ेगा। तो द फर्स्ट मॉडर्न स्कॉलर टू डिस्क्राइब द लैंड वॉज कार्स्टन नेबूर, अ मेंबर ऑफ अ साइंटिफिक एक्सपीडिशन सेंड बाय द किंग ऑफ डेनमार्क। 1761 में किंग ऑफ डेनमार्क का जो एक राजा था, उसने साइंटिफिक कुछ रिसर्च के लिए जो है एक कार्स्टन नेबूर नामी आदमी को भेजा था। सबसे पहले जो है इसी ने ही वहाँ पे जाके देखा है। अल यमन इन साउथ अरेबिया द पार्ट बेस्ट नोन टू क्लासिकल यूरोप। तो जो यमन है साउथ अरेबिया का पार्ट, वो सबसे ज़्यादा क्लासिकल यूरोप को, मतलब क्लासिकल यूरोप जो थे उसके बारे में जानते थे। और ये, और बाद में भी, पहले भी वो इसके बारे में जानते थे, और बाद में भी जब डिस्कवर किया गया सबसे पहले तो वो ये अल यमन ही था जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। अच्छा, ये जो यमन है ये साउदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला है, और ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला है इंक्लूडिंग हिजाज, तो जो कि जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो वो यूरोप से सबसे ज़्यादा करीब है, वो सबसे एंड में दरियाफ्त हुआ। डाउन टू द प्रेजेंट डे नो मोर देन अ डजन यूरोपियन ऑफ दोज हु लेफ्ट रिकॉर्ड्स हैव सक्सेस इन पेनिट्रेटिंग इनटू दिस नॉर्दर्न सैंडी रीजन। यानी कि दर्जनों यूरोपियन ने जो है इस पेनिट्रेटिंग मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर जाना, तो ये एक, जैसे कि ये सहराई इलाका है उसके अंदर जाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे पहले तो 1761 में हो गया। अब क्या है, इन 1812 में जॉन लुडविग बर्कराट हैं जो कि एक स्विस हैं। वो इन्होंने क्या किया, पेट्रा डिस्कवर किया। यानी पेट्रा कहाँ, यमन में ही है, यमन में पेट्रा डिस्कवर किया फॉर द लर्न वर्ल्ड। और यानी कि अब आगे जो एजुकेटेड वर्ल्ड है या जो इस चीज़ दिलचस्प रखती है वो मान सकते हैं। एंड अंडर द नेम ऑफ इब्राहिम अब्दुल्ला। और इसने वहाँ पे विजिट किस नाम से किया था, इब्राहिम बिन अब्दुल्ला के नाम से इसने मक्का और जद्दा में विजिट किया था अपने असली नाम के बजाय। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेसेस विजिट हैज़ हार्डली सीन बीन इम्प्रूव्ड अपॉन। उसके बाद जो भी ये डिस्क्रिप्शन लेकर आया था वो अब हार्डली, मतलब यानी कि वो हार्डली जो है वो इम्प्रूव वाले थे। बर्कहार्ट से एक अलग एक नाम है, मुस्लिम टॉम स्टैंड्स टुडे इन द ग्रेट सिमेट्री ऑफ कैरो। यानी काहिरा कब्रिस्तान में इसका आज मकबरा है। द ओनली अदर यूरोपियन अंटिल 1925 हु हैड अ चांस टू स्टडी मक्का इन इट्स नॉर्मल लाइफ वाज प्रोफेसर शनोक हरग्रॉन्जे ऑफ लेडन के ये प्रोफेसर हैं। सबसे पहले इन्हीं को चांस मिला 1925 में मक्का की नॉर्मल लाइफ का स्टडी करने का। हु वॉज देयर इन 1885 टू 1886। वो वहाँ कब तक रहे, 1885 से 1886 तक। एंड इन 1845 अ यंग फिनो स्वेडिश स्कॉलर, एक यंग फिनो स्वेडिश स्कॉलर था 1845 में, जॉर्ज अगस्टस वेलिन इसका नाम था, पेड अ विजिट टू नंद फॉर लिंग्विस्टिक स्टडी। तो ये लैंड होगा, विजिट टू लैंड फॉर लिंग्विस्टिक स्टडी, ये नन लिख दिया है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक लिसानी तजुर्बों के लिए जो है, लिसानी कह सकते हैं कि जो यहाँ की ज़बान है उसकी स्टडी के लिए वो यहाँ आया था। एंड इन 1853 सर रिचर्ड एफ बर्टन फेमस एज द ट्रांसलेटर ऑफ द अरेबियन नाइट्स। ये सर रिचर्ड हैं, मे बी पेपर में आ सकता है। इन 1853 में जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, सर रिचर्ड एफ बर्टन, जिन्होंने अरेबियन नाइट्स को ट्रांसलेशन किया था। विजिट द होली सिटीज़ एज अ पिलग्रिम। इसने क्या किया कि जो ये होली यानी मुक़द्दस सिटीज़ हैं हज की, तो इसने वो विज़िट की अलहज अब्दुल्ला के नाम से, इसने हाजी अब्दुल्ला के नाम से वो जगह जो है विज़िट की। तो मेरे हिसाब से ये मुझे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लग रहा है ये वाला एरिया, यानी कि सर रिचर्ड वाला, क्योंकि इसने जो है ट्रांसलेशन किया है अरेबियन नाइट्स का, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद है ये यानी कि लेडी एनेबलेंट हु वन ऑफ 2 यूरोपियन वुमेन टू पेनिट्रेट नॉर्थ अरेबिया। यानी कि 2 औरतों ने जो है अरेबिया के अंदर जो है वो अंदर तक गई हैं, जिसमें से एक लेडी एनेबलेंट है जो कि नॉर्थ अरेबिया की जो सहराएँ हैं उसमें गई हैं। और रीच नज्द ऑन सेवरल ऑड मिशंस, और इनके बहुत सारे एक अजीबोगरीब मिशंस थे, उसके लिए ये नज्द गई, इंक्लूडिंग द केस्ट ऑफ अरेबियन हॉर्सेस, यानी कि जो वहाँ के जो नस्ली घोड़े होते हैं उनकी जानने की प्यास में या उनकी तलाश में ये लेडी एनेबलेंट गई थी। फिर 1875 एंड इन 1875 एंड इंग्लिश मैन चार्ल्स एम डोटी
ट्रेवर्स्ड नॉर्दर्न अरेबिया एज ए नसरानी। इसने क्या किया, एज ए नसरानी यानी क्रिश्चियन जो है वो नॉर्थ अरेबिया का सफ़र किया। एंड इंग्लिसी यानी नसरानी वल इंग्लिसी, तो ये अरबी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, नसरानी क्रिश्चियन को बोलते हैं, इंग्लिसी यानी कि वो एक अंग्रेज़ नसरानी। हिज रिकॉर्ड ऑफ द जर्नी ट्रेवल्स इन अरेबिया डिजर्टा। इसने जो ट्रैवल किया था उसको उसने पूरी चीज़ों को जो एक सफ़रनामे के तौर पे पेश किया, जिसका नाम है ट्रैवल्स इन अरेबिया डिजर्टा, हैज़ बिकम अ क्लासिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये इतनी ज़्यादा अहम हो गई ज़बान के एतबार से भी कि देखो ये इंग्लिश अदब की एक अहम किताब बन गई है या अहम लिटरेचर बन गया है। स्पेशल रेफरेंस शुड बी मेड टू द ब्रेव फीट ऑफ बेर्ट्राम थॉमस, ये पेपर में आया हुआ है। द यंग इंग्लिश ओरिएंटल 14 में आया था, ये 15 में, आई डोंट रिमेंबर। तो इनके बारे में कहते हैं कि बेर्ट्राम थॉमस जो थे वो एक मुस्तशरिक थे जिन्होंने जनवरी 1931 में जो है पहली मरतबा साउदर्न डिजर्ट ऑफ अरेबिया रुबुल खाली को जो है पूरा पार किया था। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लैग स्पॉट्स लेफ्ट ऑन द वर्ल्ड्स मैप, जो कि मैप पे एक बहुत बड़ी जगह जो खाली छूटी हुई थी उसको इन्होंने अबूर करके जो है उस जगह को फिल कर दिया। हिज एडवेंचर वॉज मैच्ड बाई H.S. सेंट J.B. फिल्बाई। तो इनका जो ये एडवेंचर जो इन्होंने पार किया ये किससे मिलता है, H. सेंट J.B. फिल्बाई से, जिसने कि अलहज अब्दुल्ला के नाम से जो है अपना ये जर्नी स्टार्ट की थी हुफूफ से, जो कि कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ के पास है, जनवरी 1932 में। अच्छा, इन्होंने 1932 में क्रॉस्ड रुबुल खाली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन 90 डेज़। अच्छा, पहले जो क्या किया इन्होंने, बेर्ट्राम थॉमस ने क्रॉस किया है, फिर उसका 1932 में सेम इन्होंने यानी फिल्बाई ने जो है ये हाजी अब्दुल्ला के नाम से जो है इन्होंने क्रॉस किया है। और इन्होंने कितने दिन में क्रॉस किया था रुबुल खाली, इन 90 डेज़, 90 दिनों में खाली पास कर लिया था। The Himyrid inscription, which afford us the first opportunity to hear what the South Arabian had to say about themselves, were discovered by Frenchmen disguised as a Jewish beggar from Jerusalem. तो इन्होंने ये जो है अब फ्रेंचमैन डिस्गाइज ये जो हैं इन्होंने सबसे पहले जो है हिमयरिड इंस्क्रिप्शन जो दरियाफ्त होते सबसे पहले, और ये किसकी सूरत में गए थे, एक यहूदी भिखारी जेरूसलम के बन के गए थे। और जोसेफ हलेवी ने भी हिमयरिड को डिस्कवर किया था 1869 to 70 में। इसके बाद एथनिक रिलेशनशिप द सेमाइट्स, जिनको पढ़ना हो वो आगे पढ़ लें। मुझे उसमें बहुत ज़्यादा ख़ास ऐसा नहीं लगा कि उसको डिस्क्राइब किया जाए या फिर वो एग्ज़ाम के ताल्लुक से जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अपने तौर पे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। और अगर इतने ही वजाहत के साथ या इतना ही मतलब एलाबोरेशन के साथ अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।